तो हम जो है रिवीजन से पहले जो है डिस्कस कर रहे थे किसको, हाइड्रोकार्बन को, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि अब जो है हमें फर्दर बात करनी है और कुछ और हमें कॉन्सेप्ट को जो है क्वेश्चंस के थ्रू जो है क्लेरिफाई करना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन है जिसको हमने ले रखा है और उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 के साथ इन CCl4 एंड वी हैव टू फिगर इट आउट कि व्हाट विल बी द आउटकम इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं इसमें फिर से आपको रिवाइज अगर कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं बताऊं, तो यहाँ पे देखो कि जैसे सिस 2 ब्यूटीन है, तो सिस 2 ब्यूटीन जो है किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, तो दिस विल बी लाइक दिस, तो दिस विल बी सिस 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर सबस्टांस में अगर हम Br2 का एडिशन कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिगर इट आउट कि द एडिशन ऑफ Br2 विल बी एंटी इन स्टीरियो स्पेसिफिक वे। जैसे Br2 जो है वो एंटी मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होता है, तो अगर ये एंटी मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें पता है कि अगर एंटी मैकेनिज्म के थ्रू अगर एडिशन होगा इसका, तो वी विल सिंपली से दैट कि the final outcome and the final product will form enantiomer। तो enantiomers का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मैंने ये जो है आपको प्रूव करके दिखाया था रिवीजन क्लास में भी कि अगर हमारा सिन एडिशन होता है तो सिस एल्कीन अगर होती है इस टाइप की जिसमें सिमेट्रिक ग्रुप फॉर्म, तो सिस एल्कीन है और इसमें सिन एडिशन होता है, तो डेफिनेटली जो है हमारा आउटकम जो है क्या आता है, मेजो आता है। बट वहीं पे अगर सिस एल्कीन हो और यहाँ पे एंटी एडिशन हो, तो एंटी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा आउटकम जो है क्या आएगा, इनांशियोमर्स आएंगे। तो इनांशियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। एंड वाई वी आर सेइंग समथिंग लाइक दैट, बिकॉज द स्टार्टिंग मटेरियल इज ए प्लेनर स्पीसीज और अकायरल स्पीसीज। तो जैसे ये एक पॉइंट भी है जिसको आपको याद भी रखना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन किसी प्लेनर स्पीसीज से स्टार्ट होती है या किसी प्लेनर स्पीसीज के थ्रू प्रोसीड होती है तो डेफिनेटली रेसिमाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके, तो यू विल रिमेंबर दीज पर्टिकुलर पॉइंट। सो हेयर इफ यू वांट्स टू फिगर आउट कि व्हाट विल बी द आंसर, कि यहाँ पे जो है हमारा क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस यहाँ पे साइन दे रखा है रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेट सी बात है कि यहीं पे जो है इनांशियोमर्स फॉर्म होंगे क्योंकि रेसिमाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होगी। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, कि यहाँ पे जो है रेसिमाइजेशन होगा। तो रेसिमाइजेशन जो है हमें किस ऑप्शन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन से। तो आपको ध्यान रखना है कि सिस एल्कीन में सिन एडिशन होता है तो मेजो आउटकम बनता है, लेकिन हाँ यू हैव टू रिमेंबर डेट कि स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए। ओके, मतलब सिमेट्री की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए स्ट्रक्चर में, अदरवाइज जो है इस तरीके का जो है हम नहीं कह सकते। और वहीं अगर वैसे स्ट्रक्चर में अगर हम एंटी एडिशन करेंगे, जैसे Br2 का एडिशन जो है जो कि हेलोनियम आयन के थ्रू होता है एंटी एडिशन, तो definitely it will leads to the formation of enantiomers and we will say that कि racemization will take place. Okay, so that is the answer of this particular question, D answer जो हमने इसमें बोला है। Then after we'll move to this particular question। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे Br2 in water in presence of NaCl, that is a very important question कि यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या बन सकता है, ठीक है, इथाइलिन की बात कर रहे हैं, तो इथाइलिन का मतलब कि हम जो है इस पर्टिकुलर सबस्टांस की बात कर रहे हैं और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो है Br2 प्लस H2O प्लस NaCl ये सब ले रखा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे हेलोनियम आयन के फॉर्मेशन के बाद, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के रूप में Br- अवेलेबल है।
H2 अवेलेबल है, Cl माइनस अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है। तो अगर तीनों अवेलेबल है तो डेफिनेट सी बात है कि व्हाट विल बी आवर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, ये कि यहाँ पे हेलोनियम आयन के बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देयर आर 3 न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वन इज Br माइनस, अनदर वन इज Cl माइनस एंड H2। और अगर तीनों ही अगर अटैक कर सकते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होंगी। तो ऑब्वियस ही बात है 1,2 डाइब्रोमो और 2 ब्रोमो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है, और 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन भी बन सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा यहाँ पे भी। तो हेयर डी विल बी द राइट आंसर वंस अगेन, कि यहाँ पे भी जो है हम क्या बोलेंगे कि डी जो है वही राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद जो है अगर हम फिगर आउट करें इसमें खरास इफेक्ट ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमसे पूछ रहा है कि एंटी मार्कोनिकोव का जो है एडिशन की बात हो रही है, और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जिसको खरास मायो इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो खरास मायो इफेक्ट जो है किस में ऑपरेट होगा, एंटी मार्कोनिकोव। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, और अगर आपको याद हो कि HCl का जो एडिशन है, राइट, तो एडिशन ऑफ HCl एक्सक्लूसिवली टेक प्लेस वाया एंटी मार्कोनिकोव, वाया मार्कोनिकोव इन ऑल सिचुएशन। इट मीन्स दैट कि डजंट फॉलो रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की हमारी रिक्वायरमेंट होती है रेडिकल मैकेनिज्म के लिए, वो HCl में नहीं हो पाती है, राइट। तो बिकॉज ऑफ डैट वी विल सिंपली से डैट कि HCl की सिचुएशन में जो है यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज तो हो नहीं सकता, ये तो हमेशा हेट्रोलाइटिक से ही जाएगा, तो ये तो खरास मायो इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, तो फिर जो है ये बताओ कि इसमें जो है हमें किस में खरास मायो इफेक्ट के अकॉर्डिंग आउटकम के मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो व्हाट विल बी योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे पिछला आंसर तो सही था, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था लास्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें बताना है कि इसमें जो है कौन सा आंसर सही होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो कि हमारे पास, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि HCl में तो जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है होमोलाइटिक क्लीवेज की। ये चीज़ आपको ध्यान भी रखना है कि कहीं पे भी HCl के साथ आपको पेरोक्साइड दिया हो, ठीक है, रेडिएशन दिया हो, लेकिन फिर भी आपको उसको आयनिक मैकेनिज्म से ही एडिशन करना है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट, क्योंकि ये जो है होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं कर सकता, तो दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे जो है बी ही सही ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद जो है अगर हम फर्दर मूव करें तो यहाँ पे जैसे इस तरीके का हमारे पास है, तो ये जो है ओके, तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। देन आफ्टर जो है उसके बाद C2H5O माइनस Na+, इसके साथ जो है रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो है क्या बनेगा, तो दैट इज करेक्ट। ओके, तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को शायद हम डिस्कस कर चुके थे, और इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस कर लिया था OCH3। देन आफ्टर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे जो है CsCl3 और एल्कोहलिक KOH। ओके, तो यहाँ पे जैसे इसमें जब रिवीजन कर रहे थे तो हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस जो कि डिस्कस कर लिए थे उनको जो है हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि यहाँ से जो है हमें बेसिकली डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 45 से। तो हेयर वी हैव टू डिस्कस द बर्च रिडक्शन, राइट। तो बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन पे जो है हमें बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने डिस्कशन कर लिया था,
जैसे एज आई रिमेंबर्ड, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम 45 क्वेश्चन ऑनवर्ड. तो इन दिस 45 क्वेश्चन ऑनवर्ड वी हैव टू डिस्कस द वर्च रिडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर COH कंटेनिंग बेंजीन. तो जैसे बेंजीन की अगर हम बात करेंगे तो बेंजीन में वर्च रिडक्शन जो है बेसिकली क्या करता है और इसका क्या यूज है वर्च रिडक्शन का. तो इस पर हमने डिस्कशन भी किया था कि वर्च रिडक्शन जो है बेसिकली क्या करता है कि एरोमेटिसिटी को जो है सिंपली ख़त्म करता है. एरोमेटिसिटी को ख़त्म कर देगा और बेसिकली जो है ये जनरेट करेगा किसको, डाइईन को और आइसोलेटेड डाइईन को. कि आपका ये जो है बेंजीन को जो है इसके एरोमेटिसिटी को जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद इट विल कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर बेंजीन इनटू दिस पर्टिकुलर डाइईन. तो इस डाइईन में ये कन्वर्ट कर देगा और इसका मैकेनिज्म भी जो है हमने डिस्कस किया था. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है हम रिवीजन में डिस्कस कर चुके हैं वर्च रिडक्शन का. तो वर्च रिडक्शन का अगर हम मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं तो यू हैव टू टेल मी द आंसर कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So here ओके, तो B इज द राइट आंसर. तो B जैसे आंसर दिया है तो B सही आंसर है, क्योंकि जब भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्रुप होगा जो कि बेसिकली जो है किस तरीके का होगा, -m ग्रुप. तो यहाँ पे जब भी -m ग्रुप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है कुछ इस तरीके की आएगी. वो इसलिए क्योंकि जब हम रेडिकल और एनायन के प्रिपरेशन की बात करेंगे तो रेडिकल एनायन को जस्ट जो है हम COH के नीचे ही प्रिपेयर करेंगे एनायन को. तो बिकॉज ऑफ डेट रीजन जो है यहाँ पे हमारा जो आइसोलेटेड डाइईन आएगी वो इस तरीके का डबल बॉन्ड अरेंजमेंट आएगा. वहीं पे अगर ये ग्रुप जो है NH2 टाइप का होता, OH टाइप का ग्रुप होता, तो फिर जो है हमारी पोजीशन कुछ इस तरीके की हो जाती. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम एनिलीन के लिए या फिनॉल के लिए रिडक्शन करते तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो है हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आता फॉर द एनिलीन एंड फिनॉल. ओके, तो ये चीज़ हमें मतलब जनरलाइज वे में भी ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा -m टाइप का ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरीके की आएगी. और वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +m ग्रुप है तो उसमें जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरीके की आएगी. ये लगभग जनरलाइज है, लगभग सभी के लिए जो है ट्रू है. ओके, अब जो है इसमें हम बात करते हैं फर्दर. तो फर्दर जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, ज़्यादा होती है. तो अगर डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी तो डेफिनेट की सी बात है कि एक्सक्लूसिवली एडिशन रिएक्शन जो है किसके अक्रॉस होगा, तो एक्सक्लूसिवली एडिशन रिएक्शन होगा किसके अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अक्रॉस. तो अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली जो है हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये. ओके, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ये सेम है, दैट डजंट मैटर. तो यहाँ पे जब हम आंसर देने की बात करेंगे तो A और C जो है बोथ आर करेक्ट ऑप्शन. देन आफ्टर अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे CHBr3, तो CHBr3 को जब हम इस पर्टिकुलर बेस के साथ हीट कर रहे हैं तो ये जो बेस है हमें पता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये 1-1 एलिमिनेशन करेगा. तो 1-1 एलिमिनेशन के थ्रू जो है बेसिकली ये जो है डाइब्रोमोकार्बीन का फॉर्मेशन करेगा. जैसे ये जो आपका ब्रोमोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म को जब हम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ जब हम इसको हीट कर रहे हैं या रिएक्ट करवा रहे हैं तो टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड के साथ जो है ये बेसिकली रिएक्ट करके ये जो है यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसके साथ साथ Br जो है निकल जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल जनरेट डाइब्रोमोकार्बीन. और ये जो डाइब्रोमोकार्बीन हमें पता है कि इट विल ऐड अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड. तो इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा. तो अगर ये इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है हमारा आंसर बहुत ही सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, C ऑप्शन. ओके, तो C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि विच वुड प्रोड्यूस कायरल मॉलिक्यूल आफ्टर ट्रीटमेंट विद लिंडलार कैटलिस्ट। तो जब हम लिंडलार कैटलिस्ट के साथ जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन जो है इसमें कायरल मॉलिक्यूल को जनरेट करेगा, इसमें से कौन सा होगा जो कि कायरल मॉलिक्यूल को जनरेट करेगा। तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो है ये एक कायरल सेंटर है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये कायरल सेंटर है तो अगर हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन भी करते हैं, इसको डबल बॉन्ड में रिड्यूस भी करते हैं, तब भी जो है ये कायरल सेंटर ही रहेगा। और लिंडलार कैटलिस्ट के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो डेट इज स्पेशली रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, और ये जो है बेसिकली सिन एडिशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दिस विल बी द राइट आंसर। देन आफ्टर अगर हम फर्दर मूव करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये हमें दे रखा है और यहाँ पे हमें क्लियर कट दे रखा है कि हमें जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस जो है यहाँ पे एडिशन कराना है हमें H2O का, और H2O का एडिशन कराएंगे तो इनॉल का फॉर्मेशन होगा, और इनॉल जो है वो फर्दर टर्टमराइज हो जाएगा किसमें, कीटोन में। अब क्या है कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ इस कार्बन से ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, और इसमें भी जो हमारे रेस्पेक्टिवली जो ये वाला जिनको मैंने मार्क किया है, इन कार्बन पे जो है OH आना चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर इन पे OH आना चाहिए तो हम किस पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज करें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है कौन सा होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले जो है जब हम इसकी इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है इसको कन्वर्ट करेगा किस में, तो ये जो है इसको कन्वर्ट करेगा इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा जो कि इनॉल बनेगा, फिर टर्टमराइजेशन के बाद जो है इट विल कन्वर्ट इनटू दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो डेट्स वाई जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसलिए जो है C जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ओके, तो इसलिए जो है हम C को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर जो है अगर हम इसमें बात करते हैं, ओके, तो ये जो है एरोमाइजेशन है। अब देखो एरोमाइजेशन में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आप इस रिएक्शन के एक्सपेक्ट को अगर आप स्टडी करते हो तो इस रिएक्शन में आप ध्यान रखना कि कहीं भी अगर इस तरीके की सिचुएशन है, ओके, और अगर आप इसको एरोमाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो जैसे 3 मॉलिक्यूल इसके एरोमाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एरोमाइजेशन में जाने के बाद जो है दे आर बेसिकली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू दिस। ओके, तो यहाँ पे एरोमाइजेशन में सिर्फ इन्हीं कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड है। बाकी ये जो इसके साथ जुड़े होते हैं ये सिर्फ जो है बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही अपीयर होंगे। तो उसके बेसिस पे अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें जो है क्या आंसर होना चाहिए, कि इसमें जो है हम क्या आंसर जो है सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है हम देखेंगे कि C जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 CH3 जो कि ऑल्टरनेटिवली जो है हमें नजर आएंगे। तो डेफिनेटली जो है दिस विल बी द राइट आंसर, C ऑप्शन। अब क्या है कि जैसे ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन में बहुत सारी और भी रिएक्शंस हैं जिनको जो है हमें यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले जैसे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे हमें पता है कि टर्मिनल एल्काइन, जैसे टर्मिनल एल्काइन है तो उसका रिडक्शन करने के लिए जो है हम वर्च का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्च रिडक्शन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं ये रिएजेंट जो है एक पावरफुल बेस भी है साथ के साथ। तो अगर ये पावरफुल बेस भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक है नेचर में। तो अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर में तो डेफिनेट सी बात है कि इजीली इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इसको जो है कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा सिंपली ये पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो ये जो है फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे, और यहाँ से जो है Br को क्या निकाल देगा।
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। ओके, तो दोनों तरफ जो है ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है बर्च रिडक्शन है, तो बर्च रिडक्शन जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन मतलब फिर से जो है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो 51 क्वेश्चंस में भी जो है हमें सी आंसर ही मिलेगा। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है क्या बनना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो वंस अगेन यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये जो है टर्मिनल एल्काइन है। तो अगर ये टर्मिनल एल्काइन है तो डेफिनेट सी बात है कि ये टर्मिनल एल्काइन जो है एसिडिक हाइड्रोजन सप्लाई करेगा किसको, सोडियम को। तो ये जो है इसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो कॉन्जुगेट बेस है इट विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एट दिस पर्टिकुलर कार्बन, ये जो है। और अगर इस पे ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और एल्कोहल का फॉर्मेशन जो है हमें किस पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है जिसमें एल्कोहल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें बन रहा है एक तो एल्कोहल और एक उसमें बन रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को क्लियरली ध्यान से देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज़ द वैलिड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ, जैसे अटैकिंग पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जब एनायन बनेगा तो दिस विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो फिर जो है वो H+ आयन जो है एक्सेप्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है अनसेचुरेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये भी एक जो है सिंथेटिक एप्लीकेशन है जिसमें जो है हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में तो लेंदी है बट क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। और इसको जो है आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, जैसे KNH2 का यूज लिखा हुआ है, तो KNH2 की अगर हम बात करते हैं तो KNH2 का जो है हमें फंक्शन पता है, इट इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो टर्मिनल एल्काइन है इससे एसिडिक हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट करके इसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करेगा, विच इज़ आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे Cl जो है कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दोनों एंड पे होगा, इसके दोनों एंड के साथ फिर A बनेगा। फिर यहाँ पे जो है क्लियर कट लिखा हुआ है, लिंडलार कैटेलिस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है एल्कीन में कन्वर्ट होगा वो। फिर जो है एंटी एडिशन होगा Br2 का, इसके बाद जो है KH2 2 मोल ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि फिर से जो है हम इसमें Br2 को मतलब सॉरी HBr को निकाल रहे हैं, 2 मोल HBr को निकाल रहे हैं। एंड देन आफ्टर जो है फिर D के बाद जो है हम बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो है फिर से जो है हम एल्कीन बनाएंगे, तो E ऑप्शन। वैसे तो आंसर देना बहुत इजी है, क्योंकि अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आंसर हम इजीली जनरेट कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कैसे जो है हम इसको सीक्वेंस वाइज ड्रॉ करेंगे कि A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, देन D क्या होगा और देन आफ्टर E क्या होगा, तो सीक्वेंशियली अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये कि इन दोनों के बीच में, अगर आपको इन दोनों के बीच में फिगर आउट करना है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है कि जो रिएक्शन हम अभी तक इतना ज़्यादा यूज करते आ रहे हैं कि ये जो है दोनों हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और दोनों हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके जो है ये इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस में। तो ये जो है रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस हो गया। ओके, अब ये जो रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस है इट विल अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन्स, ये जो कार्बन्स हैं। तो जैसे मैं टर्मिनल वालों को ले लेता हूँ, बाकी को तो जो है बीच वालों को छोड़ देता हूँ। तो टोटल 8 हैं और दोनों साइड वालों को मैं ले लेता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकाल देगा, और ये जो है इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकाल देगा। तो यू कैन क्लियरली सी डेट कि टोटल जो है 10 हमारे 10 कार्बन एटम की रिंग होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब कुछ ऐसा कि अगर हम बात करें कि A एग्जैक्टली क्या होगा, तो A जो है देखने में कुछ ऐसा होगा। ओके, अभी हम आंसर की बात नहीं कर रहे, अभी जो है सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, कि A क्या होगा। तो ये तो A का स्ट्रक्चर हो गया।
अब जो है इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर A कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो B जो है वो लिंडलार कैटलिस्ट के बाद रिडक्शन के बाद B बनता है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें सिस एल्कीन का ही फॉर्मेशन हो। तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि B एग्जैक्टली क्या होगा, तो ये जो A ऑप्शन दिख रहा है हमें ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा A ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं C की। तो अगर आप इसकी रिएक्शन Br2 से करवाओगे, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की रिएक्शन, तो Br2 से करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटी एडिशन होगा। तो एंटी एडिशन होगा तो C का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि वो तो हमें गिवन है नहीं। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर C का होगा ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये Br और यहाँ पे Br, तो ये जो है हमारा C होगा। ये है स्ट्रक्चर C का। C के बाद जो है अगर हम बात करते हैं D की, तो D में जो है सिंपल सी बात है कि उसमें जो है KNH2 को ले रहे हैं और बोल रहा है हम 2 मोल ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ से 2 HBr निकल जाएंगे। तो 2 HBr निकल जाएंगे तो फिर से जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मतलब D के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो D का स्ट्रक्चर जो है फिर से किसके जैसा होगा, B के जैसा हो जाएगा। अब देखो, अब इस B का जो है हम बर्च रिडक्शन से रिएक्शन करा रहे हैं। ये क्या है, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, एंटी एडिशन करता है हाइड्रोजन का, मतलब ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है, C ऑप्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है इस पूरे सीक्वेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ज़्यादातर रिएक्शंस को यूज किया, जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बर्च रिडक्शन, उसके अलावा लिंडलार कैटलिस्ट का यूज, एंटी एडिशन का यूज, तो सारी चीज़ें जो है इसमें हमने इन्वॉल्व कर ली है। इनफैक्ट हमने इसमें टर्मिनल एल्काइन की जो है एसिडिटी का भी यूज कर लिया है। और अल्टीमेटली जो है हमें आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, कि हमें जो है एंटी जो है कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। और इसमें जो है फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर इसमें बताएं तो जो मोनोसाइक्लिक रिंग होती है, तो मोनोसाइक्लिक रिंग में जो है 7 मेंबर तक, मतलब जो 7 की रिंग होती है, इसकी 7 की रिंग जो है बेसिकली जो है ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, मतलब 7 तक जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते। यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो कि जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे अप टू 7 जो है आपको ट्रांस नहीं मिलेगा, सिर्फ सिस ही मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक ट्रांस और सिस दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अप टू 7 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती है साइक्लोएल्कीन में। आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लोएल्कीन। बट आफ्टर 7 अगर हम बात करें फ्रॉम 8 ऑनवर्ड, तो फिर ट्रांस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये ट्रांस है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। और कैसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सेम साइड पे हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड पे होंगे, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो है डेफिनेटली जो है किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं साइक्लोएल्कीन में, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली एग्जिस्ट करेगा 8 या उससे अधिक की रिंग में। एंड द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि अप टू 11 कार्बन एटम तक साइक्लोएल्कीन में जो है सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, ट्रांस से। यू कैन राइट इट डाउन कि इसमें जो है आप इस चीज़ को लिख सकते हो, इसमें पूछा भी जा सकता है। तो 11 कार्बन एटम तक, अप टू 11 कार्बन एटम, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। बट आफ्टर 11 कार्बन एटम, कि जब 12 या उससे बड़ी रिंग होगी तो डेफिनेटली उसमें जो है फिर ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, सिस से, और वो सिंपल स्टेरिक रीजन है। और उससे पहले हम सिस को जो स्टेबल बोल रहे हैं डेट इज़ बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन, कि वो जो एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा जो, ठीक है, ट्रांस की वजह से, उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ट्रांस जो है डेट इज़ लेस स्टेबल देन सिस। तो ये बेसिकली रीजन है साइक्लोएल्कीन में कि साइक्लोएल्कीन में जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है सिस और ट्रांस दोनों की। और सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी में जो है यू हैव टू रिमेंबर डेट कि अप टू 7 जो है कोई ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, 7 से 11 तक जो है
सिस ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, बट बियॉन्ड 11 जो है ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस से। तो ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस तरीके का बिहेवियर था। देन आफ्टर जैसे ये है हमारे पास, तो देखो कई बार जैसे रिएजेंट तो वही होगा लेकिन उसको लिखने का तरीका ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सिलाइल वर्ड का यूज किया है, सिलिकॉन के जो हमारे कंपाउंड्स हैं और वहीं Hg2+ है, तो इन सब का यूज हो रहा है, लेकिन इससे जो है हमारी रिएक्शन का कोर्स नहीं चेंज हो रहा है, रिएक्शन एग्जैक्टली जैसा थी वैसा ही है। ओके, तो इट मीन्स कि ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के थ्रू ही प्रोसीड करेगा, ठीक है, बस वो रिएजेंट हल्का सा चेंज हो गया और ये जो है मार्कोनिकोव थ्रू ही जो है एडिशन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है अगर हम P की बात करेंगे तो यहाँ पे P में जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आउटकम मिलेगा, और अगर हम Q की बात करेंगे तो Q में जो है कुछ इस तरीके का आउटकम मिलेगा। और टॉटमराइजेशन के बाद यू कैन क्लियरली प्रोवाइड द आंसर कि अगर हम इसमें बात करें P और Q की रेस्पेक्टिवली, तो P जो है हमारा डेफिनेटली क्या होने वाला है, तो P हमारा जो है ये एल्डिहाइड हो जाने वाला है और ये जो है हमारा कीटोन होने वाला है। तो B जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टॉटमराइज होने के बाद जो है हमें राइट आंसर जो है क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, B ऑप्शन। तो जैसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन में, तो जैसे हमने जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, उस रिएक्शन में जैसे हमने बताया था, इवन जैसे ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे हमने, ओजोनोलाइसिस है और उसके अलावा पर एसिड है। तो पर एसिड से जैसे हमने बताया था कि पर एसिड से जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पर एसिड जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और पर एसिड में जो है अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है। तो ये अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के अराउंड जो है देखेंगे कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, इट मीन्स द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल हैव द हायर रिएक्टिविटी फॉर द ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें कि हमारे पास बहुत सारी जो है स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, राइट, उसके अलावा जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा जो है उस पर्टिकुलर जो है एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उतना ही ज़्यादा जो है उसकी रिएक्टिविटी भी होगी। तो यहाँ पे जैसे एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे किसी भी पर्टिकुलर एल्कीन में, और उसमें जो है अगर हमें इसमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन से हमारा मतलब है कि लेट्स सपोज दैट इट इज गिवन दैट कि ओनली 1 मोल ऑफ पर एसिड इज गिवन, तो अगर एक ही मोल पर एसिड गिवन है तो वो किस डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो उस पे जाके अटैक करेगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मतलब इट इज़ आल्सो, ये ऑक्सीडेशन है बट ऑक्सीडेशन के साथ साथ जो है इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें जो है बेसिकली जो है हमारा ऑक्सीजन का एडिशन उस डबल बॉन्ड पे होगा जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा नेचर में। अब देखो इसको बताने का जो है बेसिक पर्पस क्या है कि जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, कि वो जो है स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे जो है डबल बॉन्ड के जो हम सेलेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पे जो है उसको अगर हम फिगर आउट करने की बात करेंगे कि बेसिकली क्या पर्पस होता है उसका और किस तरीके से जो है वो बिहेव करता है, तो यहाँ पे जैसे लेट सपोज दैट कि यहाँ पे इस तरीके की कोई सिचुएशन है, जैसे हमारे पास ये एक डाइईन है और इसमें जो है हम 1 मोल पर एसिड ले रहे हैं, इसके साथ हीट कर रहे हैं, और वहीं जो है यहाँ ऑन द अदर हैंड इसमें 1 मोल H2 ले रहे हैं और निकल के साथ जो है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एंड वी हैव टू फिगर आउट कि क्या जो है यहाँ पे आउटकम बनेंगे दोनों में ही। तो अगर यहाँ पे आउटकम को लेके अगर हम फिगर आउट करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे
जैसे 1 मोल है और हमें दोनों में से एक डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों डबल बॉन्ड में से हम अगर बात करेंगे लेफ्ट और राइट के टर्म्स में, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे लेट्स सपोज दैट इसको मैं अपने रिलेटिव लेफ्ट मान ले रहा हूं, इसको राइट मान ले रहा हूं, तो यहाँ पे अगर हम पर एसिड की बात करें तो किस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन, और यहाँ पे H2 की बात करें तो किस पे होगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट और राइट के रिलेटिव कि कहाँ पे जो है एडिशन होना चाहिए, तो क्या जो है आपका आंसर होगा। जैसे 2 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछ भी जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जैसे हम पर एसिड की बात करें तो ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप है, तो यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड में जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उसके अक्रॉस जो है हम इसमें ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे। तो उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे आंसर देंगे कि क्या हमारा मेजर आउटकम होना चाहिए, किस पाई बॉन्ड को जो है हम एडिशन में पार्टिसिपेट कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस जो है एडिशन होगा, तो ये हमारा मेजर आउटकम होगा इसमें। ओके, और वहीं जो है अगर हम बात करें 1 मोल H2 की, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो स्टेबिलिटी मैटर करती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डबल बॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो हमें क्लियर कट पता है कि जो लेफ्ट वाला है वो लेस स्टेबल और राइट वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एडिशन रिएक्शन जो है किस पे होगा, लेस स्टेबल पे, तो लेस स्टेबल पे होगा तो यहाँ पे जो है रिडक्शन होगा किसका, लेफ्ट वाले का, और ये जो है एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मेजर आउटकम ये होगा। तो इसको लिखने का बेसिक पर्पज़ ये था कि दोनों ही रिएक्शन में हमारे जो डबल बॉन्ड का सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और ये आपको जो है फिगर आउट जो है क्वेश्चंस में इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है इसमें मिक्स हो जाता है। स्टूडेंट को लगता है कि जैसी रिएक्टिविटी हाइड्रोजिनेशन में होगी वैसी रिएक्टिविटी पर एसिड्स के साथ भी होगी, बट पर एसिड्स के साथ जो इसकी रिएक्टिविटी है डेट इज सिंपली अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ HX की हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट एडिशन ऑफ H2SO4 की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उन सब में जो है अगर हम फिगर आउट करेंगे तो वहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड जो है ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उसकी रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज़्यादा होगी। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डबल बॉन्ड में जो है हमें पता है कि डबल बॉन्ड जो लेस स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजनेशन में ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, तो ये चीज़ जो है आपको पहले भी बताई गई है, फिर से अगर आपको रिमाइंड कराया जाए तो उसमें जो है सिंपल सी बात है कि जो डबल बॉन्ड है डेट इज़ मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे हमारे पास दोनों सिचुएशन है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, और हमें जो है 1 मोल हाइड्रोजन अगर गिवन है तो 1 मोल H2 अगर गिवन है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो है सिर्फ हम रिडक्शन करेंगे किसका, ओके। तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो ये हमारा जो है मेजर आउटकम होगा। सिमिलरली जो है यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजनेशन हैं दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके अलावा जो बाकी और अनसेचुरेशंस हैं, राइट, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं अनसेचुरेशन की। अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अनसेचुरेशन हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अनसेचुरेशन हो सकता है, तो और भी बहुत अनसेचुरेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उन सब पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके लिए, कार्बन अनसेचुरेशन के लिए। तो उसमें जो है इसकी रिएक्टिविटी जनरली उनसे ज़्यादा होती है। तो जैसे अगर हमें एक से ज़्यादा टाइप के अनसेचुरेशन गिवन है
और उसमें जो है हमें प्रेफर करना है या सेलेक्टिवली जो है हमें किसी एक अनसेचुरेशन को रिड्यूस करना है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर कार्बन कार्बन अनसेचुरेशन ओवर दिस, लेकिन दैट इज स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर रिएजेंट H2 वाले के लिए। तो H2 वाले के लिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन आएगी। अब देखो यहाँ पे जब हम ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं O3 वाले की, तो O3 के केस में जो है आपको ध्यान देना कि O3 को दो डिफरेंट सिचुएशन में लिया जाता है। जैसे एक बार तो डाई मिथाइल सल्फाइड के साथ लिया जाएगा रिएजेंट के रूप में, ओके, या इसके अलावा जो है आपको मैं रिएजेंट के रूप में बता देता हूँ कि क्या क्या तरीका होता है। तो इसमें दो तरीके के ओजोनोलाइसिस होते हैं, एक तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो है रिएजेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है उसको आप ध्यान देख लें कि उसमें जो है क्या करेंगे। तो उसमें तो O3 को जो है, जैसे एक तो है कि O3 को जो है टेम्परेचर इसमें काफ़ी कम लिया जाता है -78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ओजोन जो है वो काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो बिकॉज ऑफ डैट जो है यहाँ पे हम टेम्परेचर कम ही लेते हैं। तो O3 एंड 78 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ जो है आपको एरो के बॉटम में जो है बेसिकली जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डाई मिथाइल सल्फाइड लिया हुआ होगा। उसके अलावा जो है बेसिकली यहाँ पे एक सिचुएशन और है, यहाँ पे जिंक प्लस H2O लिया होगा या CH3COH लिया होगा, तो ये भी लिया होगा। तो अगर इस तरीके की कंडीशन अगर प्रोवाइडेड होते तो इट मीन्स इज टॉकिंग अबाउट द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, ओके, तो ये जो है बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है किसमें, फॉर्मल एल्डिहाइड में, इस तरीके से। वहीं अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक R है, तो इट विल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड अगेन, बट नॉट फॉर्मल एल्डिहाइड, इट विल डिपेंड ऑन R कि ये कौन सा होगा। वहीं जो है अगर ये मतलब यहाँ से हम कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, और अगर दोनों तरफ R होगा और वहाँ से जो है हम किसी डबल बॉन्डेड कार्बन को ब्रेक कर रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ओके, तो ये जो है हमारी सिचुएशन है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जो है O3 में अगर हम बात करेंगे, तो O3 में जो है आपको ध्यान रखना है कि O3 के साथ -78 डिग्री सेल्सियस जो है लिया जाएगा, और उसमें जो है मिथाइल सल्फाइड, जिंक प्लस H2O, CH3COH, इस तरीके जो है सबस्टांसेस को जो है लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस अगर होगा, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो है कैसे हमें फिगर आउट करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो है आप ध्यान देना कि O3 के साथ टेम्परेचर कंडीशन तो यही रहेगी, ओके, क्योंकि ओजोन वंस अगेन जो है अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे जो है H2O2 लिया जाएगा। तो ये जो है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है आपका किसके लिए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के लिए। और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस अगर है इस तरीके से अगर लिखा हुआ है एरो के ऊपर, तो इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और अगर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि अगर इस तरीके से अगर दो हाइड्रोजन हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के, तो ये जो है ऑक्सीडाइज होगा किसमें, CO2 प्लस H2O में अल्टीमेटली। वहीं जो है अगर एक हाइड्रोजन है और एक R है, तो ये जो है बेसिकली ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहाँ पे सिंपल है कि ये केस जो है दोनों में सेम होता है कि अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं तो इट विल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। ओके, तो ये जो है इस तरीके की सिचुएशन है ओजोनोलाइसिस की, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। अब जो है इन द टुमारो क्लास वी विल डिस्कस एल्काइल हैलाइड, क्योंकि आई थिंक कि इतना हाइड्रोकार्बन में बहुत है डिस्कशन। अब जो है कल हम एल्काइल हैलाइड भी डिस्कशन करेंगे। ओके, ऑन H2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए H2ON पर बने रहिए।